दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे नको सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न 3 को हल कर लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न 3 क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या फिर कह लें आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, एक आर्मी का समूह है और एक 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड का एक समूह है। दोनों को समान स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है जिनमें वे दोनों समूह समान संख्या में समान स्तंभों में मार्च कर सके। यानी कि जितने स्तंभ 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के होंगे उतने ही जो स्तंभ हैं वो 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी की होंगी। ठीक है, सो ये हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो देखिएगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमें ये 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी की जो संख्या दी गई है 616 सदस्य हैं और आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं, आर्मी बैंड में 32 सदस्य हैं। यानी 616 और 32 को हमें ध्यान में रखना है, बाकी हमें कोई भी प्रकार का कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो 616 और 32 को हमें ध्यान में रखना है। ये दो संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। ठीक है, और जो भी HCF आएगा वही हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिनमें वे दोनों समूह मार्च कर सकते हैं। ठीक है, और HCF कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने प्रश्न 1 में निकाला था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या दिया गया है, 616 और 32 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, और बड़ी संख्या को A मान लेते हैं। तो यहाँ पर 616 बड़ी है तो यहाँ पर लिख लेंगे माना A बराबर 616 और जो छोटी संख्या होती है उसे हम लोग B मान लेते हैं। B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसे हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अर्थात ए बराबर, ए का मतलब होता है भाज्य, ए बराबर BQ प्लस आर। बी का मतलब भाजक और क्यू का मतलब भागफल प्लस आर का मतलब शेषफल। ठीक है, सो इस प्रकार से ये प्रमेय का होती है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, मान रखेंगे, हमारे पास में ए बी के तो मान है, क्यू आर के मान नहीं है। तो हम पहले क्यू आर के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू आर के मान निकालने के लिए हम लोग 616 में हम लोग 32 से भाग देंगे, यानी ए में B से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 616 में यहाँ पर 32 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दे के देखते हैं। तो पहले हम लोग 32 का भाग 61 में देंगे, दो संख्याएं ले लेंगे। तो यहाँ पर भाग हमारा एक बार जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक बार में 32। अब हम लोग घटा देंगे, एक में से दो को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हम एक के 11 बना लेंगे और 11 में से दो को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बन जाएगा और यहाँ पर 5 बचे होंगे, 5 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और अंक उतार लेंगे हम लोग 6 का। ठीक है, अंक उतार लेंगे 6 का। अब हम लोग भाग देंगे इसका। ठीक है, 32 का 296 में भाग देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा कितने बार जाएगा, भाग हमारा 9 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा कितना बन जाएगा, 288 बन जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब हम लोग घटा देंगे, यहाँ पर हम लोग 6 के 16 बनाएंगे और 16 में से हम लोग 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब ये 8 हमारा शेषफल बचा, बाकी तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारा शेषफल है, क्योंकि 8 में 32 से तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग दशमलव में हमें निकालना नहीं है, नहीं तो हम दशमलव बढ़ा के इसे और आगे बढ़ाते। ठीक है, तो हमें दशमलव में नहीं चाहिए, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा शेषफल और शेषफल ही हमारा क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और ये है हमारा भागफल,
ये हमारा भागफल, और भागफल हमारा क्या होता है, भागफल हमारा क्यू होता है। और ये हमारा भाज्य है, यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ठीक है। और ये हमारा भाजक है, यानी कि बी है। और ये हमें ए और बी तो हमें पता ही है, ठीक है। ये अभी हमने क्यू और आर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इस प्रमेय में रख देते हैं मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 616 ए बराबर 616, ए का मतलब है 616, ठीक है। बराबर बी क्यू है, बी का मतलब कितना है, बी का मतलब है 32। तो यहाँ पर लिख देंगे 32, और फिर क्यू गुणा लगा करके क्यू का मान रख देंगे कितना है 19 है। और फिर प्लस प्लस आर का मतलब है शेषफल, शेषफल कितना है 8 है। तो ये हमने 8 रख दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हमें ये प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि ये शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अभी 0 तो नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी और आर के मान को ले लेंगे और पुनः हम लोग बड़ी संख्या में यानी कि बी में हम लोग आर से भाग दे देंगे, ठीक है, पुनः। और अब हम लोग 32 में 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाग हमारा 4 बार में चला जाएगा और यहाँ पर 32 आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग पुनः मान रखेंगे। बड़ी संख्या हमारी ए होती है, तो ए की जगह पे हम लोग 32 रख देंगे। और फिर छोटी संख्या हमारी क्या होती है, छोटी संख्या हमारी बी होती है, तो यहाँ पर हम लोग 8 रख देंगे। और फिर हमारा क्या होता है, भागफल होता है, यानी कि हमारा 4 हो जाएगा। और प्लस में हमारा शेषफल होता है, कितना है हमारा शेषफल, 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो बी का मान होता है वो बी का मान यानी कि, या फिर कह लें जो हमारा भाजक होता है वही हमारा जो शुरुआत की दो संख्याएं थी उनका HCF बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, हमारा बी का मान है 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार भाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमने HCF निकाला है 8, तो यही हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। और ये हमारा सवाल 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा हम लोग प्रश्न 4 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 4 हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका अगर हम वर्ग करें तो 3m या फिर 3m+1 के रूप में उसका वर्ग होता है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक की चर्चा करी जा रही है, बताया तो जान ही रहा है कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया, ठीक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, हमारी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमें 3m और 3m+1 ये सिद्ध करना है, ये हमारे जो हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह है, ठीक है। तो इनमें अगर इसमें हम लोग 0 प्लस कर दें, ठीक है, तो ये इसकी तरह हो जाएगा ना, ठीक है। और ये तो हमारे इसकी तरह है ही है। और अगर हम तुलना कर दें इनकी, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन दोनों की तुलना कर दें, तो b की जगह पे कितना आ रहा है, इसमें b की जगह पे इसमें हमारा 3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर 3, ठीक है। और इस प्रमेय में हम लोग b की जगह पे 3 रख देंगे, तो a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और जो r का मान होता है ना, r का मान हमारा 0 से हमारा r का मान बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो r का मान है वो हम हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो r का मान हमारा होगा वो हमारा 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है r का मान।
लेकिन हमारा बी से छोटा होगा। बी हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा ये 3 से छोटा होगा यहाँ पर आर, ठीक है। और अगर बी का मान बड़ा होता और भी ज़्यादा बड़ा होता तो फिर उससे छोटा होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा बी बराबर 3 है, हम आर का मान 2 तक केवल ले सकते हैं, ठीक है। कितना ले सकते हैं, आर का मान हम लोग केवल 2 तक ले सकते हैं, चूंकि हमारा बी 3 है। अगर बी हमारा 5 होता तो हम लोग आर का मान 4 तक ले सकते थे, ठीक है। यानी कि हमें बी से छोटा लेना है और हम लोग 0 के बराबर या 0 से बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग आर की बात करें तो आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है, 3 से छोटा। तो आर के मान ये है। अब हम लोग आर के मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आर बराबर 0 हम लोग इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर की जगह पे 0, ठीक है। तो ए बराबर 3q में 0 को जोड़ देंगे तो हमारा 3q ही आ जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने एक अपना धनात्मक पूर्णांक निकाल लिया, ठीक है। चूंकि हमने धनात्मक पूर्णांक ए माना है और ए बराबर कितना निकल के आ गया, 3q। तो ये हमने धनात्मक पूर्णांक निकाल लिया। अब हम लोग आर बराबर अगला मान 1 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग समीकरण फर्स्ट में आर बराबर ए रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट ए बराबर 3q प्लस आर है, तो आर की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो ये हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग और निकालते हैं, यानी कि अब हम लोग आर बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, आर बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पर अब हम लोग आर बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट ए बराबर 3q प्लस आर है, तो हम आर की जगह पे 2 रख देंगे। तो ये हमारा तीसरा भी हमारा धनात्मक पूर्णांक निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जो भी हमने धनात्मक पूर्णांक अभी निकाले हैं उन्हें हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ए बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक हमने कितना निकाला है, 3q, और दूसरा हमारा कितना निकला धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 2, ठीक है। ये 3 हमारे धनात्मक पूर्णांक निकले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग वर्ग कर दें तो वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक रहे, हम लोग इनका वर्ग करेंगे एक एक करके और फिर देखेंगे अगर हमारा ऐसा वर्ग आ जाता है इस रूप में तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हम सभी का एक एक करके वर्ग करेंगे। तो पहले हम लोग 3q ले लेते हैं, इसका हम लोग वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब है घात 2, ठीक है। वर्ग का मतलब कितना होता है, घात 2। तो यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, और क्यू स्क्वायर हम लोग ज्यों कहते हैं लिख सकते हैं। अगर हम लोग 3q स्क्वायर की जगह m मान लें तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3, और इसकी जगह पे हमने m मान लिया तो 3m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जो m है वो किसके बराबर है, जहाँ m जो है हमारा 3q स्क्वायर के बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हमने एक पूर्णांक का वर्ग कर लिया, हमारा वर्ग इतना आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3q प्लस 1, ठीक है। इसका हम लोग वर्ग कर देंगे, घात 2 कर देंगे। और ये देखिएगा ये हमारा a प्लस बी की घात 2 के रूप का हमारा सूत्र एक बन चुका है। तो हम लोग इस सूत्र को खोल देंगे। a की जगह पे हमारा 3q है, b की जगह पे हमारा 1 है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि हम लोग 3q का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस हमारा क्या होता है सूत्र 2ab। तो यहाँ पर 2 और a की जगह पे हम लोग 3q और प्लस b की जगह पे हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर अभी हम लोग निकालें, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9q स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे, और प्लस यहाँ पर देखिएगा इसमें 1 का गुणा कर देंगे, इसमें हम लोग 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा, वो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम लोग उस अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 9q स्क्वायर और प्लस 6q को हम लोग पहले लिख लेते हैं, 1 को हम लोग बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 गुणा 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और क्यू स्क्वायर को हम लोग ज्यों का त्यों रहने देंगे। इसी प्रकार से 6 को भी हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, और क्यू और प्लस 1 को हम लोग ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इन दोनों में हमें 3 मिल रहा है,
3 हमें दोनों में दिख रहा है, तो 3 हम दोनों से बाहर कर लेंगे, तो इसमें से 3 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3q², और प्लस यहाँ से 3 हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2q। ठीक है, और प्लस में हमारा क्या है, प्लस में 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, बराबर में 3, और इसकी जगह पे अगर हम m मान लें, ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम m मान लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3m, प्लस में कितना हमारा 1, 3m + 1, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर हमारा m है हमारा 3q² + 2q के बराबर है m। ठीक है, तो ये हमने दूसरे का हमने वर्ग किया, दूसरे पूर्णांक का, जो ये हमारा ये पूर्णांक था इसका वर्ग इतना आया है। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा तीसरा पूर्णांक बचा है उसका भी वर्ग कर लेते हैं, तो तीसरा पूर्णांक है हमारा 3q + 2। ठीक है, इसका हम लोग वर्ग करते हैं, घात 2 करते हैं, और इसमें अभी हमारा a + b की घात 2 वाला सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस हमारा 2, और a हमारा 3q है, b हमारा कितना है 2 है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q², और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 3 12, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12 और q है तो q। ठीक है, अब हम लोग इसे व्यवस्थित करेंगे, तो 9q² + 12q और प्लस 4। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और q² को हम लोग ज्यों कहते हैं लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं, और q है तो q लिख दिया, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो ये हमारे पास में 3 टर्म है, 3 पद हैं, इन तीनों पदों में हमें 3 दिख रहा है, तो हम लोग इन तीनों से 3 बाहर कर लेंगे, 3 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3q² और प्लस यहाँ पर हमारा 3 चला जाएगा, यहाँ पर 4q बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा प्लस में 1 भी ये हमारा जो कितना रहेगा। अब हम अगर इस पूरी की जगह पे m मान ले, तो यहाँ पर 3m + 1 हो जाएगा हमारा 3, और m इसकी जगह पे हमने m मान लिया, और प्लस हमारा 1 जो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ जहाँ यहाँ हमारा m किसके बराबर है, m है हमारा 3q² + 4q और प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने इन तीनों पूर्णांकों का वर्ग किया, पहले का वर्ग किया तो हमारा 3m आया, दूसरे का हमने वर्ग किया तो कितना आया हमारा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3m + 1 के रूप का आया। तीसरे का हमने वर्ग किया तो ये भी हमारा कितना है 3m + 1 के रूप का है, यानी कि जितने भी हमारे पूर्णांक थे उनका जो हमने वर्ग किया वो हमारे इन दोनों रूपों में आया है। ठीक है, और यही तो प्रश्न सिद्ध करवाना चाहता था कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो इनके रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होता है, 3m + 1 के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल सिद्ध